नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। स्थलमंडलीय प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। ये प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर ही घूमती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय गति करता है। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले बल। पहला, अंतर्जनित बल। ये बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। दूसरा, बहिर्जनित बल। ये बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी पर दो बलों के प्रभाव से गतियाँ उत्पन्न होती हैं। पहला, अंतर्जनित बल तथा दूसरा बहिर्जनित बल द्वारा। अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। अंतर्जनित बल में पटल विरूपण बल, पर्वत निर्माणकारी बल होता है। बहिर्जनित बल में अपरदन और निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। स्थलमंडलीय प्लेट। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीपीय एवं महासागरीय सतहें टिकी हुई हैं। ज्वालामुखी। यह भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जहाँ पर मैग्मा का भंडार होता है उसे मैग्मा कोष्ठक कहते हैं। जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है उसे मैग्मा निकास या वेंट कहते हैं। ज्वालामुखी का सबसे ऊपरी भाग क्रेटर कहलाता है। भूकंपी तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। पहला, अनुदैर्ध्य। दूसरा, अनुप्रस्थ। तीसरा, पृष्ठी। जहाँ भूकंप द्वारा कंपन प्रारंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। जहाँ पर कंपन तरंग के रूप में बाहर की ओर गमन करता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन भूकंप की संभावनाओं का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार के अध्ययन से, तालाब में मछलियों की उत्तेजना द्वारा, सांपों का धरातल पर आना। भूकंप के मापन यंत्र को भूकंप लेखी तथा इसकी तीव्रता के मापन यंत्र को रिक्टर स्केल कहते हैं। 2.0 तीव्रता के भूकंप का प्रभाव नहीं के बराबर होता है। 5.0 पर वस्तुओं के गिरने से क्षति हो सकती है। 6.0 तीव्रता के भूकंप का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। 7.0 पर सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप होता है। भूकंप के प्रभाव से बचने के लिए सुरक्षित स्थान। रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में आश्रय लें। आग वाले स्थान से दूर रहें। चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। मुख्य स्थलाकृतियाँ। पृथ्वी के स्थल भाग या दृश्य भूमि भाग पर अपक्षय एवं अपरदन की प्रक्रिया सदैव होती रहती है। शैलों की टूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। अपरदन जल, पवन, हिम द्वारा होने वाली क्षय की क्रिया होती है। यह अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं और किसी स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। इस प्रक्रिया से धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। नदी के कार्य। नदी के जल द्वारा दृश्य भूमि का अपरदन होता है। किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में नदी के गिरने से जलप्रपात का निर्माण होता है। नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करके मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। ये मोड़दार मार्ग विसर्प कहलाता है। विसर्प द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण होता है। विसर्प लूप में कटने पर एक अलग झील का निर्माण करते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। नदियाँ बाढ़ के कारण नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं। निक्षेपित मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। अवसाद द्वारा समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। नदी का अनेक धाराओं में विभाजन वितरिका कहलाता है। वितरिका अपने मुहाने का स्वयं निर्माण करती है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा तटीय स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है।
ये समय के साथ साथ बड़ी चौड़ी होती जाती हैं, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन से समुद्री गुफा की छत भी टूट जाती है, केवल दीवार बचती है, जिसे स्टैक कहते हैं। समुद्री ऊंचे सैली तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद इकट्ठा कर समुद्री पुलिन बनाती हैं। हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। ये अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलास्पी मिट्टी और पत्थर को अपर्दित कर देती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से हिमनद गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील का निर्माण करते हैं। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में छत्रक आकार के सैल छत्रक सैल कहलाते हैं। इन्हें मरुस्थल रॉक कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ऐसे सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन के चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। पवन के बहाव रुकने पर यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस पाए जाते हैं।